तो राजन, आई थिंक राजन आरसी नाम से वो पूछ रहे हैं, कोई बताएगा ये मीटिंग किसके बारे में है। आपकी मेल में क्लियरली मेंशन था कि काउंसलिंग सेशन है बीसीओसी 133 के बारे में। आपका एक सब्जेक्ट है बीसीओसी 133, उसके लिए काउंसलिंग सेशन है। काउंसलिंग सेशन का मतलब अगर आप जानते हो तो एक इंटरैक्टिव सेशन होता है किसी एक एक्सपर्ट के साथ, जिसमें आप अपनी इश्यूज रख सकते हैं उस सब्जेक्ट के बारे में। बट मोस्टली हमारे स्टूडेंट्स इंटरैक्टिव सेशन इसको नहीं बनाते, तो हम टीचिंग प्रोसेस में ही चले जाते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी जो फर्स्ट यूनिट है बीसीओसी 133 की। I have managed somehow to present this the screen. I'll present the book right now to you all so that we can start. And तो फर्स्ट यूनिट जो हमारी है बीसीओसी 133 की है, वो एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट है। हमने जो अपनी पिछली क्लासेस थी बीसीओसी 132 की, जिसको मोस्टली स्टूडेंट्स ने नहीं ज्वाइन किया था, उनको मैं एक समरी दे दूं पिछली क्लासेस में क्या हुआ था। बीसीओसी 132 में बेसिकली हमने पढ़ा था कि एक बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, बिजनेस में क्या क्या एस्पेक्ट्स नीड होते हैं, क्या फाइनेंशियल नीड्स होती हैं, क्या डिसीजन मेकिंग होती है, कैसे डिसीजन मेकिंग के बाद प्लानिंग का क्या एक इम्पोर्टेंस होता है, प्लानिंग करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना, उसके बाद एक प्रॉपर एक रिजल्ट लेना किसी भी बिजनेस के अंदर, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं, किस तरह से डिसीजन मेकिंग होती है, किस लेवल पे क्या डिसीजन मेकिंग हम करते हैं किसी भी मैनेजमेंट के अंदर, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या मैनेजमेंट होती है शुरू से लेकर आखिरी तक, फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट तक क्या होता है। या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में फ्रॉम scrutinizing who is the best teacher available, who is the best resource available, and to get the best results out of it in a educational organization, ये सब हमने पढ़ा था। किसी भी एक बिजनेस में या ऑर्गेनाइजेशन में किन किन फैक्टर्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है, प्लानिंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है, डिसीजन मेकिंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है, हायरार्किकल एक फॉर्मल या इनफॉर्मल जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उनका क्या फायदा होता है। उसके बाद जब ये सब कुछ हम पढ़ लेते हैं बिजनेस में कि इन सारी चीजें, जब हमने प्लान्स भी बना लिए हैं, सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो अगर हम इसके लीगैलिटीज के अंदर जाएं कि क्या लीगल फॉर्मेलिटीज हो सकती हैं, क्या कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, तो वो हम पढ़ेंगे बीसीओसी 133 में कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, किसी भी दो पर्सन के बीच में, दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या लॉ हो सकते हैं कि किन लॉज के हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कौन से लॉज किसी पर्सन या किसी ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल है, कौन से लॉज एप्लीकेबल नहीं है। तो बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को भी हम इसमें पढ़ेंगे कि इसमें कौन से लॉज हमें कॉन्स्टिट्यूशनली हमें हमारे लिए अवेलेबल हैं, कौन से लॉज अवेलेबल नहीं है, कौन से लॉज से हम एक कल्प्रिट फाइंड हो जाते हैं, या कौन से लॉज से हम कौन से लॉज हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। सारी चीज़ें हमें एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या इस पूरी अगर इस पूरी एक ब्लॉक की बात करें, जो ब्लॉक आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टाइम थोड़ा कम रह गया हमारे पास, हमारी क्लास थोड़ी लेट शुरू हुई है, तो कोशिश करेंगे इसको जितनी जल्दी हमारे से हम कंप्लीट कर पाएँ। तो अगर पहली यूनिट की बात करें, एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सिंपली दो पर्सन्स के बीच में, इफ टू पर्सन्स या दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, वो वर्बल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। अगर कोई भी एक प्रॉमिस होता है दो पर्सन्स के बीच में, उसे कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं इन अ सिंपल लैंग्वेज अगर हम बात करें। तो द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बिजनेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बिजनेस है, क्योंकि कोई भी बिजनेस बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के चलता ही नहीं है। आपको ये रिलेशंस बनाने ही होंगे। आपका एक बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा जिससे आप डेब्ट लेंगे, आपका अपने डीलर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा जिनको आपको टाइमली प्रोडक्ट्स डिलीवर करने हैं, आपको अपने रिटेलर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, अपने शेयर होल्डर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा।
तो कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी बिजनेस का. व्हेन अ पर्सन बायज अ न्यूज़पेपर और राइड्स अ बस और परचेजेस अ गुड्स और गिव्स अ रेडियो फॉर रिपेयर्स और बोरोज अ बुक, ये सारे एग्जांपल है कॉन्ट्रैक्ट के. एक छोटे से छोटा कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, जैसे कि अगर आप किसी बस में टिकट ले रहे हैं, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है. आपने एक जगह से दूसरी जगह जाने का एक कॉन्ट्रैक्ट, आपने बाय पेइंग योर मनी आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है. तो एक बस का एक छोटा सा एग्जांपल है, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है. परचेजेस ऑफ गुड्स भी एक कॉन्ट्रैक्ट है. बोरोज अ बुक ऑफ लाइब्रेरी, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है कि आप इतने दिनों में एक लाइब्रेरी की बुक को वापस कर देंगे. वो सब कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. लॉ क्या होता है? लॉ होता है कि जो सेट ऑफ रूल्स डिसाइड किए हुए हैं किसने, वो लॉज के सेट ऑफ रूल्स एक ऑर्गेनाइजेशन भी डिफाइन कर सकती है विद इन ऑर्गेनाइजेशन वर्क करने के लिए. अगर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बात करें तो किसी ऑर्गेनाइजेशन कोई लॉ जिन लॉज को फॉलो करेगी वो होंगे जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं. तो अलग अलग तरीके के लॉज हो सकते हैं. एक होते हैं इंटरनल लॉज, एक होते हैं एक्सटर्नल लॉज. कौन से लॉज आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, कौन से सेट ऑफ रूल्स आपके ऊपर एप्लीकेबल हैं, उनको लॉ बोलते हैं. जैसे इसमें बताया गया, लॉ मीन्स अ सेट ऑफ रूल्स, ब्रॉडली स्पीकिंग इट मे बी डिफाइंड एज द रूल्स ऑफ कंडक्ट रिकॉग्नाइज्ड एंड एनफोर्स्ड बाय द स्टेट ऑफ कंट्रोल रेगुलेट पीपल्स बिहेवियर. जो रूल सेट ऑफ रूल्स डिफाइंड है किसी, अगर एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, उसके अंदर जो सेट ऑफ रूल्स डिफाइंड हैं, अगर आप उन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो वो लॉज को फॉलो करना ही होगा एक तरह से. तो सेट ऑफ रूल्स, उन रूल्स को जब फॉलो करते हैं, आपके पीपल्स बिहेवियर को वो रेगुलेट करते हैं. वो रूल्स आपकी जो जस्टिस है, आपका मतलब आपको आपके ऊपर अगर कोई इशू, आपको कोई इशू आ रहा है, तो अगर ऑलरेडी वहाँ लॉज अच्छे डिफाइंड हैं, तो आपके जो जस्टिस, आपको अपने जो आपको कोई परेशान कर रहा है, कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो उनको रिजॉल्व करने में भी वो लॉज काम आएंगे, बिकॉज द लॉज आर ऑलरेडी डिफाइंड इन अ गुड मैनर. तो ये सब डेफिनेशन ऑफ लॉ के अंदर आ जाता है. अगर एक डेफिनेशन पढ़ें जो सॉलमन ने दी है, वो है, लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. किसी भी जस्टिस के लिए जो लॉज बनाए गए हैं, वो सॉलमन ने बताया है कि वो सेट ऑफ प्रिंसिपल हैं या रूल्स हैं, जो हम पहले बात कर चुके हैं. इट इज अ पार्ट ऑफ सिविल लॉ विच डील्स विद द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ mercantile persons arising out of the commercial transactions. ये सारे लॉज के मीनिंग है जो सेट ऑफ रूल्स ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं. अब मीनिंग एंड सोर्सेज ऑफ बिजनेस लॉ, तो इसमें बहुत सारे लॉज बताए गए हैं, जैसे कि इंडियन स्टैचू लॉ है, जैसे इंग्लिश मर्सेंटाइल लॉ है, जुडिशियल डिसीजंस हैं, कस्टम्स एंड यूसेजेस हैं. अगर इंडियन स्टैचू लॉ को अगर हम पढ़ें, द एक्ट्स पास बाय द इंडियन लेजिस्लेचर आर द मेन सोर्स ऑफ इंडियन बिजनेस लॉ. द इंपॉर्टेंट एक्ट्स पास बाय द इंडियन लेजिस्लेचर आर इंडियन. ये जितने भी लॉज इसमें बताए गए हैं, जितने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, इंडियन लेजिस्लेचर ने लॉज पास करे हैं, वो इंडियन स्टैचू ऑफ लॉ के अंदर आते हैं. और जितने भी ये लॉज बताए गए हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं. ये सिर्फ इग्नो के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. दीज लॉज आर इवन आस्क्ड इन यूपीएससी एग्जाम्स. तो इन लॉज को आप एक बार पढ़ सकते हैं कि कौन सा लॉ किस टाइम आया था और किस लॉ के अंदर क्या बताया गया है. कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, टेक्नोलॉजी एक्ट, ये सारे लॉज बनाए गए थे इंडियन लेजिस्लेचर के लिए, बिजनेसेस के लिए. और इन सारे लॉज के हिसाब से सारे बिजनेसेस वर्क करते हैं, कैसे आप कौन से सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने हैं, ये सारे लॉज के अंदर आते हैं. मीनिंग ऑफ सोर्सेज ऑफ बिजनेस लॉ, ये सारे लॉज आप पढ़ सकते हैं. अब द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द लॉ ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था 1872 में, विच डील्स विद द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ गवर्निंग ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स. जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हिसाब से होते हैं. बिफोर 1930 दिस एक्ट आल्सो कंटेन्ड द स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड पार्टनरशिप. ये कुछ बातें बताई गई है कि 1930 से पहले इस लॉ में क्या हुआ करता था और 1930 के बाद अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्या हुआ करता है. 1930 से पहले सेल ऑफ गुड्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड थे, और उसके बाद वो एक्सक्लूड कर दिए गए थे. व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. किसी भी दो पार्टीज के बीच में अगर कोई एक डिसीजन मेकिंग होती है, एक दोनों पार्टीज एक किसी चीज पे एग्री करते हैं, तो एक कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज के बीच में हो जाता है. जैसे कि इसमें बताया गया, एक कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल एट लॉ मेड बिटवीन टू और मोर पर्संस. दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में अगर कोई लॉ मेड होता है, कोई एग्रीमेंट होता है, बाय विच राइट्स आर एक्वायर्ड बाय वन एंड और मोर टू एक्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ अदर्स. ये सर विलियम ने इस डेफिनेशन को दिया था. इसको सिंपल वर्ड्स में भी अगर समझे, जो हमने पहले बात की, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट अगर होता है किसी चीज पे, जो लॉफुली एप्लीके जो जिस कंट्री में आप रह रहे हैं उस लॉ को ही फॉलो करता है, तो वो एक एग्रीमेंट होता है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो लोगों के बीच में. आप उस कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट को तोड़ते हैं तो आपके ऊपर लॉफुल एक्शंस भी होंगे, अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ रूल्स डिफाइंड ऑलरेडी बाय दैट ऑर्गेनाइजेशन और ऑलरेडी डिफाइंड बाय दैट गवर्नमेंट.
एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है ये आप सिंपल वर्ड से समझ सकते हैं, या फिर इसमें एक एग्जांपल बताया गया है, अगर इस एग्जांपल से समझें, रमेश ऑफर टू सेल स्कूटर फॉर ₹20,000 टू श्याम, श्याम एक्सेप्ट्स दिस ऑफर, इट बिकम्स अ प्रॉमिस एंड ट्रीटेड एज एग्रीमेंट बिटवीन द रमेश एंड श्याम। तो अगर किसी दो लोगों के बीच में अगर आप अपना कोई भी चीज अपनी प्रोडक्ट अपना सेल करना चाहते हैं जो आपके पास ऑलरेडी है, तो अगर दोनों पार्टीज उस पर एग्री कर जाते हैं तो वो एक एग्रीमेंट के रूप में माना जाता है। अगर दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हम हाँ इस रेट पे एग्री करते हैं और मैं इस चीज को लेना चाहता हूँ, जो परचेजर है वो भी एग्री करता है और जो सेलर है वो भी एग्री करता है, तो वो एक एग्रीमेंट कहलाएगा। एग्रीमेंट का जो फॉर्मूला बताया गया, एक ऑफर देना कि कितने में हम देना चाहते हैं और उसको एक्सेप्ट करना, वो दो एग्रीमेंट के अंदर आएगा। लीगल ऑब्लिगेशंस के अंदर वही होता है कि किसी भी चीज के अंदर, अगर एक एग्जांपल से इसको समझना चाहें, एन एग्रीमेंट टू सेल अ स्कूटर फॉर ₹20,000 इन अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट गिव्स राइज टू एन ऑब्लिगेशन एनफोर्सेबल बाय लॉ। इन दिस एग्रीमेंट इफ देयर इज अ डिफॉल्ट बाय ईदर पार्टी, एन एक्शन ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स्ड थ्रू द कोर्ट ऑफ लॉ। तो अगर आपने किसी भी चीज को बेचा या किसी भी चीज को खरीदा या किसी भी, इफ यू आर अ बायर और इफ यू आर अ सेलर, अगर आपने अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉज किसी चीज को अगर आप बेच रहे हैं एट अ पर्टिकुलर प्राइस, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप में से कोई भी किसी भी एग्री करने से उसको मना कर देता है, या तो सेलर मना कर देता है या फिर जो परचेजर है वो मना कर देता है, तो उसके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशंस हमारे लागू होंगी, जितनी भी इंडियन लॉज के हिसाब से लीगल ऑब्लिगेशन होंगी। जैसे इसमें बताया, इन दिस एग्रीमेंट इफ देयर इज अ डिफॉल्ट, डिफॉल्ट का मतलब वही है कि अगर कोई भी दोनों में से मना कर देता है, कोई भी किसी वजह से मना कर देता है कि आई विल नॉट बी एबल टू परचेज दिस और आई विल नॉट बी एबल टू, और ये लॉफुली एक एग्रीमेंट ऑलरेडी हो चुका है, जिसे हम अगर हम इंडियन लॉज में बात करें तो एक स्टैम्प पेपर होता है। अगर स्टैम्प पेपर पे ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कि कोई चीज कितने प्राइस में बेचनी है और दोनों ने एग्रीमेंट कर लिया है, उसके बाद अगर मना करता है तो देयर कैन बी लीगल ऑब्लिगेशंस ऑन दैट पर्सन। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में जो डिफरेंस है इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। ये डिफरेंस जितने भी होते हैं वो मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अच्छे मार्क्स में। तो एग्रीमेंट का अगर एक पॉइंट पढ़े, ऑफर एंड इट्स एक्सेप्टेंस कॉन्स्टिट्यूट टू एग्रीमेंट। अगर किसी ने ऑफर दिया और उसको सेकंड पर्सन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो वो एक एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट एंड इट्स एनफोर्सेबिलिटी, अगर उसी एग्रीमेंट को हमने अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉज किसी पर्टिकुलर वे में, अगर हमने अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉज उसको रिटर्न वे में ले लिया है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया है जिसके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशंस भी हो सकती हैं। ये 4 पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। उसके भी बाद में अगर हम बात करें, कॉन्ट्रैक्ट हमें पता चल गया है कि क्या होता है, तो किस किस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है जो बहुत ही अगर इसमें बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स दिए गए हैं, एग्जांपल से आप बहुत इजीली समझ पाएंगे। इफ आई ऑफर टू सेल माय कार एट ₹30,000 टू यू, B accepts the offer by letter sent to A. This is an express contact. Similarly, when A asks scooter mechanic to repair his scooter and the mechanic agrees, it is a, किसी भी काम को अगर आपने यू हैव मेड अ ऑफर, अगर आपने एक मैकेनिक के एग्जांपल से समझे, अगर मैकेनिक को आपने एक ऑफर दिया है कि मैं इसको ठीक कराना चाहता हूँ एट दिस रेट, दिस प्राइस, और अगर मैकेनिक एग्री कर जाता है तो एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें कोई भी डिले नहीं हुआ है, सिंपली यू हैव गिवन अ ऑफर एंड द सेकंड पर्सन हैव एक्सेप्टेड इट, तो ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएगा। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स के हिसाब से बन रहा है जिसमें अगर इसको पढ़ें, इट में भी कॉन्ट्रैक्ट में भी क्रिएटेड बाय कंडक्ट और एक्ट्स ऑफ पार्टीज not by their written, spoken or written. It may result from a continuous course of conduct of parties. For example, where a coolie in uniform carries the luggage of A to be carried out on a railway station without being asked by A to do so, if allows it, the law implies that A has agreed to pay for the services of the coolie. This is a case of an implied contract. For example, इसका अगर आपको पढ़ के भी समझ में मतलब आ गया होगा, अगर समझना चाहें तो इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल अगर एक कुली है जो कि यूनिफॉर्म का मतलब है कि वो एक जो रेलवे ऑर्गेनाइजेशन है उसका कुली है, वो कोई एक नॉर्मल सिविलियन नहीं है जो आपके फोर्स कर। तो अगर आप वो कुली अगर आपका लगेज उठाकर चल पड़ता है और अगर आप उसे मना नहीं करते कि आपको उसकी जरूरत नहीं है, उस कुली की जरूरत नहीं है, तो वो एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि आपके साइलेंस का मतलब ये मान लिया जाता है कि दैट यू आर अलाउइंग दैट पर्सन टू कैरी योर लगेज, आप उस चीज के लिए एग्री करते हैं और आपको एट द एंड ऑफ द डे उसको मनी पे करनी पड़ेगी, तो एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बोथ पार्टीज हैव फुलफिल्ड देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन। अगर दोनों पार्टीज अपनी
एग्जीक्यूटेड का मतलब होता है किसी भी काम को पूरा हो जाना। अगर दोनों पार्टीज ए और बी, अगर ए ने किसी चीज को सेल किया है और बी ने उसको परचेज कर लिया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है। उस कॉन्ट्रैक्ट को बोलेंगे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स। और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? इट इज वन वेयर बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैव स्टिल टू परफॉर्म, जिसमें अभी काम चल रहा है, जिसमें अभी पूरी ड्यूटीज वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाएगा। ये सिंपल टर्म्स हैं जो आप इनके वर्ड से भी समझ सकते हैं और इनको इलेबोरेट कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी, एनफोर्सेबिलिटी का क्या मतलब होता है? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनफोर्सेबिलिटी, अ कॉन्ट्रैक्ट में बी वैलिड वर्ड, जस्ट अ मोमेंट। तो एनफोर्सेबिलिटी के मतलब, एनफोर्सेबिलिटी का क्या मतलब होता है? अगर किसी को फोर्स के बेस पे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एनफोर्सेबिलिटी के बेस पे कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वो वैलिड होगा, वॉइड होगा, इलीगल होगा, एनफोर्सेबल होगा, इस बारे में हम पढ़ेंगे। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? तो कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे कि अगर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इसमें से पढ़े, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2J, अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच ceases to be enforceable by law becomes a void when it ceases to be enforceable. It is a contract without any legal effects or null. किसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अगर कोई लीगल इफेक्ट्स नहीं लग रहे हैं, कोई लीगल इफेक्ट्स नहीं है, तो वो वॉइड, और वो जो बाय लॉ अगर हम उसकी बात करें तो वो आपके ऊपर एनफोर्सेबल नहीं है, वो उसे आपके ऊपर कोई एनफोर्स नहीं कर सकता, और वो आपके लिए वॉइड है, मतलब आपके ऊपर, आप उस लॉ को ना भी माने तो चलेगा। तो वो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ वॉइड एग्रीमेंट, सेज दैट एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। तो ये जितने भी वॉइड का सिंपल मतलब है कि अगर आपके कोई भी लॉ है और वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, इंडियन लॉ के हिसाब से, अगर आपके जो कोई भी एग्रीमेंट है इंडियन लॉ के हिसाब से, आप उसको फुलफिल नहीं कर सकते हैं उस एग्रीमेंट को, तो आपके ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होगी और वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वही होता है, जितने भी अगर एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझे तो बहुत इजीली आप समझ पाओगे। A threatens to shoot B if does not sell his new scooter to 5,000. B agrees. Here the consent of B has been not obtained. Hence the contract is voidable. तो ये इस एग्जांपल से बड़ी इजीली समझ आ गया होगा कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो है जहां पर आपसे जबरदस्ती आपको मिस इन्फॉर्मेशन देके आपको कोई भी इंफॉर्मेशन गलत प्रोवाइड करिए। अगर आप एक हॉर्स खरीदने जाते हैं बट दैट हॉर्स इज समहाउ नॉट हेल्दी, अगर आपको वो जो सेलर है वो ये बेच के आपको कोई ये चीजें बता के दैट हॉर्स इज परफेक्टली फाइन, और आप तब वो उसको बेच रहा है, कॉन्ट्रैक्ट आपके बीच में हो जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट इजीली वॉइडेबल है क्योंकि आपको मिस इन्फॉर्मेशन दी गई है या आपके ऊपर फोर्स किया गया है। जैसे इसमें स्कूटर का एग्जांपल दिया है, तो इसमें आपको थ्रेटन करके फोर्स किया गया है अगर, और उस थ्रेटनिंग की वजह से आपने वो चीज खरीद ली है, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। आप उसको इंडियन लॉ के हिसाब से आप उसको चैलेंज कर सकते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को। तो ये कुछ डिफरेंस बताए गए हैं। ये डिफरेंस, जितने भी डिफरेंस आएंगे वो सारे इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार पढ़ना है, और इन डिफरेंस को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, इन सब के बारे में भी जानकारी हो जाएगी। इलीगल और अनलॉफुल जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये वर्ड्स इनके जो हेडिंग है इससे ही आपको समझ आ गया, बहुत सिंपल टर्म है। कोई भी जो लीगली जो वैलिड नहीं है, जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, वो इलीगल में आ जाएगा। जैसे कि अगर इसमें भी एक एग्जांपल लें, A agrees to pay ₹50,000 to B if B kills C, then this is a illegal agreement. सिंपल सी बात है, अगर कोई भी चीज आपसे करवाई जा रही है पैसे के बदले में, बट वो लॉफुली एक एथिकल एक्ट नहीं है, या लॉफुली वो बहुत ही एक गलत एक्ट है जिसकी वजह से आपको लीगल ऑब्लिगेशंस भी हो सकती हैं, तो वो आ जाता है इलीगल और अनलॉफुल एक्ट के अंदर, जिसके अंदर आपको पैसा तो मिल रहा है कोई काम करने के लिए, बट जो आप काम कर रहे हैं वो लॉफुली एक्सेप्टेबल नहीं है बाय इंडियन लॉ, तो वो इलीगल एक्ट्स के अंदर आएगा। इसको इसमें आप एग्जांपल देके आप समझा सकते हैं। इफ यू रिसीव अ क्वेश्चन लाइक दिस इन योर क्वेश्चन पेपर, इलीगल एक्ट क्या होता है, तो आप इसे एक एग्जांपल देके समझा सकते हैं, जैसे इसमें बताया था। अनएनफोर्सेबल एक्ट क्या होता है? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज एक्चुअली वैलिड बट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बिकॉज सम ऑफ टेक्निकल डिफेक्ट्स। तो अगर कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट आपके बीच में या एग्रीमेंट किसी भी दो लोगों के बीच में हो जाता है, बट क्योंकि जो एक इंफॉर्मेशन दी गई है वो
इंफॉर्मेशन दोनों के पास प्रॉपर नहीं थी, और जो प्रोडक्ट आपके पास आप लेना चाह रहे थे, जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, क्योंकि वो टेक्निकली जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि दोनों ही पर्सन के पास, ना ए के पास उसके बारे में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जो परचेजर है, ना उसके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो ये अनएनफोर्सेबल एक्ट के अंदर आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाएगा, जिसमें दोनों के पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है और टेक्निकल रीजंस की वजह से, टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं, ये एनफोर्स नहीं कर सकता आपके ऊपर कोई, क्योंकि टेक्निकल डिफेक्ट था इसके अंदर हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ डॉक्यूमेंट विच एम्बॉडीज अ कॉन्ट्रैक्ट इज अनस्टैम्प्ड, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, सब कुछ आपकी बातें हो चुकी हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे यू फाइंड दैट कॉन्ट्रैक्ट इज अनस्टैम्प्ड, उसके ऊपर स्टैम्प ही नहीं लगी हुई है, इट विल बिकम अनएनफोर्सेबल इफ द रिक्विजिट स्टैम्प इज अफिक्स्ड। वो जब भी एनफोर्सेबल बनेगा तब तक वो अनएनफोर्सेबल रहेगा, जब तक उसके ऊपर स्टैम्प नहीं है। पर अगर उसके ऊपर स्टैंप लगा दी जाए, अगर उसके ऊपर जुडिशियरी स्टैंप लग जाती है, तो वो एनफोर्सेबल बन जाएगा। तो ये आ जाता है अनएनफोर्सेबल एक्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अनएनफोर्सेबल और एनफोर्सेबल, वो कैसे एनफोर्सेबल में कन्वर्ट हो सकता है? तो जैसे कि मैंने पहले पिछली क्लास में बताया, ये डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डायग्राम्स, ये जो हमने अभी बातें पढ़ी, अनएनफोर्सेबल, एनफोर्सेबल, ये सारी उसके बेस पे ही ये डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम को पढ़ना या इसको रिमेम्बर करना बहुत ज़रूरी है, और if we are talking about on the view of the exam। तो एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अब हमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड हैं, कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड नहीं हैं, कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हम अगर कर लेते हैं हमारे ऊपर लीगल ऑब्लिगेशंस हो सकती है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट से करने से हम कोई हमें एनफोर्स कर सकता है, फोर्स कर सकता है उस एग्रीमेंट के लिए, कौन से कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जिनके लिए हमें कोई एनफोर्स नहीं कर सकता, और हम उनको वॉइड भी कर सकते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट्स को छोड़ भी सकते हैं। पर अगर एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है जिसमें सारी चीजें ठीक हैं, जिसमें यू आर अप्लाइंग ऑल द लॉज ऑफ योर कंट्री, यू आर अप्लाइंग ऑल द, और जो सेंडर है, जो सेलर है, या और जो परचेजर है, दोनों ने सारी ऑब्लिगेशंस फॉलो की हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड है, जिसमें सब कुछ सारे एसेंशियल जो इक्विपमेंट्स हैं वो वैलिड हैं, उसके क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर ऑफर एंड प्रॉपर एक्सेप्टेंस। अगर आप एक प्रॉपर ऑफर दे रहे हैं और जो सामने वाला बी पर्सन है वो एक्सेप्ट कर रहा है उसको प्रॉपरली, सब कुछ क्लियर है बिल्कुल, तो वो एक इनकी प्रॉपर्टीज में आ जाता है, एक एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, एक इंटेंशन अच्छी है। फ्री कंसेंट है, फ्री कंसेंट का मतलब होता है आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं किया गया उस चीज को खरीदने या बेचने के लिए, आपके ऊपर फोर्स कोई अप्लाई नहीं किया है, बिल्कुल फ्री है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी है। लॉफुल कंसिडरेशन, सारे आप लॉज को फॉलो कर रहे हैं, लॉफुल ऑब्जेक्ट हैं। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग का मतलब आता है कि सारी चीजें आपको क्लियर हैं, बिल्कुल आपको अच्छे से पता है कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट बेच रहे हैं, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है, लीगल फॉर्मेलिटी सारी पूरी गई हैं, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एसेंशियल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो इसमें से अगर एक को हम डिटेल में पढ़े, फ्री कंसेंट को अगर हम डिटेल में पढ़े, फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड इट इज एसेंशियल दैट देयर मस्ट बी फ्री एंड जेन्युइन कंसेंट ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, दे मस्ट हैव मेड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ देयर ऑन फ्री विल। मतलब वही है कि कोई फोर्स नहीं, कोई फ्रॉड नहीं किया गया है, कोई कोर्शन नहीं किया गया है, कोई मिस इंटरप्रिटेशन नहीं गई है, मिस्टेक कोई नहीं है, अपनी विल से आप किसी ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं, तो वो एक फ्री कंसेंट के अंदर आ जाता है। आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाई गई, आपको थ्रेटन नहीं किया गया, तो फ्री कंसेंट है, ये फ्री कंसेंट है। और अगर इस हिसाब से अगर एक एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो वो इट कम्स अंडर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर वो आ जाता है। तो अगर कैपेसिटी ऑफ पार्टीज के बारे में पढ़ें, द पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज द एज ऑफ मेजोरिटी, मतलब अगर आप सारी कैपेसिटी को फॉलो कर रहे हैं, कैपेसिटी का मतलब ये है कि आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं बट वो एक माइनर है, वो 18 ईयर्स से कम है, तो वो एक गलत कैपेसिटी में आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर वो साउंड माइंड का नहीं है, मतलब वो किसी मेंटल इश्यूज से जूझ रहा है और आप उसको एक कॉन्ट्रैक्ट असाइन कर रहे हैं, तो वो भी कैपेसिटी ऑफ पार्टीज के मतलब दोनों, अगर पार्टीज if they are physically fit, if they are able to understand both other parties are major, वो दोनों माइनर नहीं है, किसी एक भी माइनर नहीं है, तो सारे कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में आ जाता है। दोनों पार्टीज अगर कैपेबल हैं कॉन्ट्रैक्ट के। उसके बाद लॉफुल ऑब्जेक्ट, एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। अगर हम एक एग्जांपल लें, ए एग्रीड टू पे ₹10,000 टू बी इफ बी डज नॉट मैरी थ्रू आउट हिज लाइफ,
he promised not to marry at all, the agreement shall not be valid because it is a restraint of marriage which has been expressly declared in void in section 3. तो एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर्ड वॉइड, अगर कोई भी एग्रीमेंट ऐसा हो रहा है जो हमारे लॉ के अगेंस्ट है, अगर जैसे कि ये मैरिज की इसमें बात की थी, तो अगर वो लॉ के अगेंस्ट है तो वो वॉइड माना जाएगा, वो एक परफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में नहीं आएगा। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, लीगल फॉर्मेलिटीज, ये सारी चीजें हम एक ओवरव्यू इनका ले चुके हैं। क्या हम लीगल फॉर्मेलिटीज, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के जितने भी एक्ट्स हमारे लीगली हमारे ऊपर अप्लाई होते हैं एज पर कंट्री, एज पर आवर कंट्री, तो वो अगर हम सारी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा कर रहे हैं तो वो लीगल फॉर्मेलिटीज के अंदर आ जाएगा। एंड दैट विल क्रिएट a good contract, that will create a valid contract at the end of the day। मतलब अगर ये सारी चीजें हम फॉलो कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, अगर हम दोनों कैपेबल हैं, दोनों पार्टीज कैपेबल हैं, अगर हम किसी भी एक चीज को वॉइड नहीं कर रहे हैं, सारे लॉफुल ऑब्जेक्ट्स को फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि अगर लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है अगर ए रेंट करता है अपना हाउस आउट, ए रेंट्स आउट ऑफ हिज हाउस फॉर द यूज ऑफ गैम्बलिंग, द एग्रीमेंट इज वॉइड बिकॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट इज अनलॉफुल। गैम्बलिंग, क्योंकि हमारे लॉ के, इंडियन लॉ के हिसाब से गैम्बलिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो अगर ए पर्सन रेंट करता है अपना हाउस, गैम्बलिंग के लिए अपना हाउस रेंट करता है, तो वो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हो जाता है और वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो एक जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स आते हैं एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, लॉफुल एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से होता है और कैसे होता है, तो इसकी अगर यूनिट की बात करें तो ये यूनिट यहीं पे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही खत्म होती है। अगर इस यूनिट में कोई इश्यू हो तो आप बाद में पूछ सकते हैं, अभी भी पूछ सकते हैं। हम इसके बाद सेकेंड यूनिट शुरू करेंगे। इस यूनिट में हमने एक ओवरव्यू अगर लें तो कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े, एग्रीमेंट पढ़े, कॉन्ट्रैक्ट्स के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, किस प्रिंसिपल्स पे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या डिफरेंस होता है किसी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ी, डिफरेंस पढ़े, लीगल ऑब्लिगेशंस पढ़ी, क्या क्या लीगल ऑब्लिगेशंस हो सकती हैं एक एग्रीमेंट पे, एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। इसके बाद हम शुरू करते हैं सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट जो है हमारी वो है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है या कॉन्ट्रैक्ट अभी बन रहा है, इन द प्रोसेस है कॉन्ट्रैक्ट, हमने पहली यूनिट पढ़ी थी कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है उसके बारे में हम पढ़ेंगे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस फर्स्ट पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के बनने में। ऑफर क्या होता है, कोई भी किसी भी पार्टी को ऑफर देना। सिंपल वर्ड्स में समझे, हमने स्कूटर के एग्जांपल इसमें पहले लिए थे, फर्स्ट यूनिट में हॉर्स के एग्जांपल लिए थे। तो किसी भी एक पार्टी को, एक पर्सन को, अगर हम एक एग्जांपल लें, हमारा एक ऐप है OLX ऐप है, अगर हम उस OLX ऐप पे जो पुरानी चीजें खरीदते हैं बेचते हैं, वो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का ही एक एग्जांपल है। इफ यू आर सेलिंग योर फोन ऑन OLX, अगर आपका एक फोन है जिसका आपने एक परफेक्ट प्राइस चूज कर लिया है, अगर आप उसको OLX पे बेचना चाह रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे आपने उसमें ऐड डाल दी, अपना प्राइस डाल दिया, तो वो उसका मतलब है आपने एक ऑफर दिया है। जितने भी जो लोग हैं, जितने भी OLX पे लोग हैं जो उस पर्टिकुलर फोन को खरीदना चाहते हैं, उनको आपने एक ऑफर दिया है उस फोन को खरीदने के लिए। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है अगर आपने जो सामने वाले पर्सन हैं, अगर वो आपके गिवन प्राइस पे उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ऑफर का एक्सेप्टेंस है।
अगर वो एक काउंटर ऑफर देते हैं, अगर वो सामने वाला जो बी पर्सन है, वो बी पर्सन बोलता है कि नहीं, आई डोंट वांट दिस फोन एट ₹5,000, आई वांट इट एट ₹4,000, तो जो आपका फर्स्ट ऑफर था, जो आपने ऑफर दिया था 5,000 का, वो वहीं पे कैंसिल हो जाता है, क्योंकि आपके पास एक काउंटर ऑफर आ गया है। अब एक्सेप्टेंस का मतलब ये होता है कि अगर आप उस काउंटर ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मैं इस काउंटर ऑफर पे एग्री करता हूं, तो वो काउंटर ऑफर एक्सेप्टेंस के अंदर आ जाएगा। अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो एक्सेप्टेंस के अंदर नहीं आएगा। और अगर फिर से अगर आपको कोई 5,000 में ही खरीदने वाला एक कस्टमर मिल जाता है, तो वो जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट था वो तो कैंसिल है, अब ये नया कॉन्ट्रैक्ट एक नया ऑफर माना जाएगा, उसको सेकंड ऑफर माना जाएगा। इसी को एक ये अब समरी थी, इसके बाद इसमें पढ़ते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं। तो ऑफर क्या होता है हमने सिंपल भाषा में पढ़ा भी, पर इसकी अगर डेफिनेशन हम पढ़ लें, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग with a view of obtaining the assent of the other to such an act of absistence, he is said to make a proposal। proposal या ऑफर एक ही बात होती है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है। इतनी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन अगर आप ना भी पढ़े तो चलेगा, अगर आप अपने वर्ड्स में भी इसको बता देंगे तो आप बता सकते हैं। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल लें, जैसे हमने लिया था, फॉर एग्जांपल ए ऑफर्स टू सेल हिज बुक टू बी फॉर ₹50। ए इज मेकिंग अ प्रपोजल टू डू समथिंग दैट इज टू सेल हिज बुक। उसने एक प्रपोजल दिया अपनी सेल बुक करने का। इट इज अ पॉजिटिव एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द प्रपोजल ए। ऑन द अदर हैंड, व्हेन ए ऑफर्स नॉट टू फाइल सूट अगेंस्ट बी इफ द लेटर पेज ए आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ ₹10,000, द एक्ट ए इज अ नेगेटिव वन। तो सिंपल सी भाषा में अगर हम ऑफर को समझें, इफ आई वांट टू सेल समथिंग और इफ समवन इज एग्रीइंग टू बाय दैट थिंग ऑन दैट सेम प्राइस, तो वो एक ऑफर और एक्सेप्टेंस के अंदर आ जाएगा। आई मे सेल माय फर्नीचर इफ आई गेट अ गुड प्राइस इज नॉट अ प्रपोजल। प्रपोजल है जब आपने अपनी चीज को बेचने के लिए एक प्राइस दे दिया है, बट इफ यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट द प्राइस, आप ये सोच रहे हैं कि भाई अगर अच्छा प्राइस मिलेगा तो मैं आई विल सेल माय थिंग। इफ यू आर वेटिंग फॉर द इफ यू आर वेटिंग फॉर अ गुड प्राइस, आपने खुद ऑफर नहीं दिया है, तो वो प्रपोजल के अंदर नहीं आएगा, ऑफर के अंदर नहीं आएगा। जैसे एक और एग्जांपल दिया, राम ऑफर्स टू सेल अ स्कूटर टू प्रेम ₹10,000। दिस इज एन ऑफर बाय राम, ही इज एन ऑफरर। तो ऑफरर कौन है? जो ऑफर करता है अपनी चीज को बेचने के लिए। और द प्रोमिसर, प्रेम टू whom the offer has been made is a ऑफरी। ऑफरी कौन है? जो चीज को खरीद रहा है वो ऑफरी है। इफ he agrees to buy the scooter at ₹10,000, he becomes the acceptor of the promise। तो ऑफर जो दे रहा है वो ऑफरर है, जो ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है वो ऑफरी है। ये टर्म्स हमारी बहुत बार यूज होंगी इस यूनिट में। हाउ एन ऑफर इज मेड, एक्सप्रेस ऑफर वही है जो हमने पहले भी पढ़ा था कि कोई एक ऑफर दिया और सामने वाले ने उसको सिंपली एक्सेप्ट कर लिया, तो वो एक एक्सप्रेस ऑफर के अंदर आ जाता है। कि इफ यू वांट टू बाय समथिंग, आप जाते हैं, आप एक ऑफर देते हैं कि आई वांट टू बाय दिस थिंग एट दिस प्राइस, और वो सामने वाला जो बी पर्सन है दैट एक्सेप्ट द ऑफर, ये एक एक्सप्रेस ऑफर के अंदर आता है। इम्प्लाइड भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इम्प्लाइड ऑफर क्या होता है, इससे पिछली यूनिट में। टू whom एन ऑफर इज मेड, किसको ऑफर मेड होता है, ये एक सिंपल टर्म अगर इसको हम पढ़ें, अकॉर्डिंग टू लॉ द ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन टू whom इट इज मेड, हेंस वी मस्ट नो दैट आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन। तो इसमें सिंपली बताया गया किसको एक ऑफर मेड होता है और कौन उसको एक्सेप्ट कर सकता है। अगर इफ यू आर ऑफरिंग समथिंग टू पर्सन बी, बट उसकी जगह वो सी पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट करने आ जाता है, दैट इज नॉट अ वैलिड ऑफर, वो एक वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा। इफ अ पर्सन इज मेकिंग एन ऑफर टू ए एंड इफ अ पर्सन इज मेकिंग एन ऑफर टू बी और बी ही उसको एक्सेप्ट करता है, तो वो एक वैलिड ऑफर के अंदर आएगा। When an offer is made to definite person or a particular group of person, it is known as specific order and can be accepted only by that definite person or that particular group of person। particular group of persons
तो ऑफर, हाँ, तो होम एंड ऑफर इज मेड हम पढ़ रहे थे. फॉर एग्जांपल ऑफर्ड A offered to buy certain goods from B at a certain price. This offer is made to a definite person B. Therefore, if goods are supplied by P, it will not give rise to a valid contract. वही मैंने जो बताया था कि दो भी लोगों के बीच में अगर एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ऑफर बन रहा है, बट या तो सेलर चेंज हो जाता है या रिसीवर चेंज हो जाता है, वो तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या वैलिड ऑफर के अंदर नहीं आएगा. वैलिड ऑफर वही है इफ अगर आपने कुछ सेट ऑफ पर्सन्स को एक ऑफर दिया है और उन सेट ऑफ पर्सन्स में से ही या उनके एक लीडर में से ही उस ऑफर को कोई एक्सेप्ट कर रहा है, तो दैट comes under a valid offer. Legal rules for a valid offer. A mere social invitation cannot be regarded as an offer because if such an invitation is accepted, it will not give rise to any legal relationship. तो सिंपल सी बात है, अगर आप लीगली किसी को ऑफर कर रहे हैं, लीगल रूल्स को फॉलो करके किसी को ऑफर कर रहे हैं, लीगल रूल्स का एग्जांपल लेते हैं और एक बिना अनलीगल रूल्स का एग्जांपल लेते हैं. अगर आप किसी एक पर्सन को आप एक इनविटेशन दे रहे हैं, किसी एक इवेंट के लिए आप इनविटेशन दे रहे हैं, तो वो लीगली उस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए लीगली चैलेंज नहीं कर सकता है उसको कोई, वो लीगल रिलेशनशिप नहीं बनेंगे उन दो लोगों के बीच में, क्योंकि एक ये जो ऑफर दिया गया है ये एक सोशल इनविटेशन है, ये एक लीगल ऑफर नहीं है. इसमें कोई भी हमने इंडियन लॉज को फॉलो नहीं किया है या इंडियन लॉज के हिसाब से हमने उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं लगाई है. ये एक लीगल ऑफर नहीं है, तो इसके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं बनता है. तो ये आता है लीगल रूल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर के अंदर. बट एक अगर हम एक कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो हमने शुरू में बात करी, एक कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट बन जाता है, एग्रीमेंट बनने के बाद हम उसे लीगली उसको रिटर्न फॉर्म में ले लेते हैं, तो वो एक लीगल ऑफर है, उसको आप वॉइड नहीं कर सकते हैं. आपके ऊपर एक लीगल एक्शन हो सकता है उसके ऊपर अगर आप उसको वॉइड करते हैं. तो ये आते हैं लीगल रूल्स ऑफ अ वॉइड ऑफर में. इसमें बहुत सारे रूल्स बताए गए हैं, जैसे कि सेकंड रूल है, थर्ड रूल को अगर हम पढ़ें, द ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मेयर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन. Offer must be distinguished from invitation of an offer must be distinguished from an invitation to receive an offer or to make an offer to negotiate. In this case, the invitation to offer, there is no intention on the part of the person sending out an invitation to obtain the assent of the other party of such invitation. On the other hand, an invitation to offer is not an offer to the eyes of law. ये जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, किसी भी चीज का इनविटेशन, किसी चीज को, किसी पर्सन को इनवाइट करना, किसी पार्टी को इनवाइट करना, वो एक लीगल हमारा इन द आइज ऑफ लॉ वो कोई प्रॉमिस या एक्सेप्टेंस नहीं है. अगर आपने किसी को इनवाइट करा है, वो अपनी मर्जी से आ भी सकता है, अपनी मर्जी से नहीं भी आ सकता. इट इज नॉट वायबल बाय लीगल इश्यूज. ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड का मतलब ये है कि आपकी जो ऑफर की जो आप एक ऑफर कर रहे हैं किसी को, वो प्रॉपरली कम्युनिकेटेड है. अगर आपको किसी को एक ऑफर दे रहे हैं बाय मींस ऑफ फोन, अगर ऑफर दे रहे हैं, टेलीफोन के रूप में ऑफर दे रहे हैं, या बाय मींस ऑफ लेटर आप ऑफर दे रहे हैं, बाय मींस आप डायरेक्टली ऑफर दे रहे हैं, फेस टू फेस ऑफर दे रहे हैं, तो वो प्रॉपरली कम्युनिकेटेड होना चाहिए. उसके अंदर कोई भी जो इश्यूज, कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए. वो प्रॉपरली कम्युनिकेटेड होना चाहिए, जिससे कि एक्सेप्टेंस उसकी जो हो वो लीगली एक्सेप्टेड हो. सामने वाला पर्सन है, दे कैन नॉट वो लीगली आपके ऊपर कोई एक्शन ना ले सके. तो ये आता है द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड. वो अच्छी तरह कम्युनिकेटेड होना चाहिए. जैसे कि इसमें एक एग्जांपल लें, when one person signifies to another his willingness to abstain, it means that an offer is complete only when it is communicated to the offeree. You should note that the one person is accept the offer only when he knows about it. वो उसको तभी एक्सेप्ट कर पाएगा जब वो उस ऑफर को जानता है, उसको कम्युनिकेट अच्छे से हुआ है वो ऑफर. An offer accepted without his knowledge does not confer any legal rights. अगर उसको प्रॉपरली नॉलेज नहीं है उस ऑफर के बारे में, तब भी उसने उसको एक्सेप्ट किया है, तो उसके ऊपर कोई लीगल राइट्स नहीं बनते हैं, क्योंकि उसको कम्युनिकेट ही नहीं की गई है सारी जो इन्फॉर्मेशन है. तो ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म और नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट एन एक्सेप्टेंस, स्पेशल टर्म्स और कंडीशंस इन एन ऑफर. ये सारी इजी टर्म्स हैं, यहाँ पर आराम से पढ़ सकते हैं और इनको समझ सकते हैं. क्रॉस ऑफर्स का मतलब वही होता है, क्रॉस ऑफर्स डू नॉट अमाउंट टू द एक्सेप्टेंस ऑफ वन ऑफर बाय द अदर एंड एज सच नो कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड. अगर इसमें एग्जांपल है, A of Delhi by a letter offers to sell his house to B of Mumbai of rupees 10 lakh. At the same time, B of Mumbai also makes an offer to A to buy A's house at rupees 15. मतलब अगर आप
दो लोग हैं, दोनों लोगों के पास घर हैं या दोनों लोगों के पास बाइक्स हैं, और दोनों लोग एक दूसरे को ऑफर दे रहे हैं कि यू शुड गिव मी योर बाइक और यू शुड गिव मी योर हाउस एट दिस प्राइस, और सामने वाला ऑफर दे रहा है यू शुड गिव मी योर बाइक और हाउस एट दिस प्राइस। दोनों एक क्रॉस ऑफर एक दूसरे को दे रहे हैं। There is no concluded contract between A and B because both the parties are making offers. If they want to conclude a contract, at least one of them must send his acceptance to the offer. मतलब जब तक दोनों में से एक एक्सेप्ट नहीं करता, अपनी एक्सेप्टेंस नहीं देता है, जैसे इसमें लेटर का एग्जांपल लिया, ए ने बी को लेटर लिखा कि आई वांट टू बाय योर हाउस एट ₹10 लाख, और बी ने ए को लेटर लिखा आई वांट टू बाय योर हाउस एट ₹15 लाख। तो ये दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस ऑफर्स किए हैं। क्रॉस ऑफर्स का मतलब यही होता है कि एक दूसरे को एक क्रॉस ऑफर देना उन दोनों की कमोडिटीज के लिए। पर ये ऑफर जब तक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में नहीं चेंज होगा, जब तक दोनों में से एक कोई उस जो लेटर आपने सेंड किया है, जो लेटर ए ने सेंड किया है, बी उसको एक्सेप्ट जब तक नहीं करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट फेज में नहीं आएगा ऑफर। ये इसमें बताया गया है। स्टैंडिंग ऑफर का क्या मतलब होता है? स्टैंडिंग ऑफर इज इन द नेचर ऑफ अ टेंडर। समटाइम्स अ पर्सन और अ डिपार्टमेंट और सम अदर बॉडी रिक्वायर्स अ सर्टेन गुड्स इन अ लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। इन सच सिचुएशन इट यूजुअली गिव एन एडवर्टाइजमेंट इनवाइटिंग टेंडर्स। तो स्टैंडिंग ऑफर्स का क्या मतलब होता है कि आप क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन को, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको किसी भी सप्लाई की, किसी भी अगर एक कोल की सप्लाई की बात करें या किसी एक कोई एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे स्टेशनरी की सप्लाई है, तो वहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि बार बार एक ऑफर मेड करेंगे, आप एक ऑफर बना रहे हैं, बार बार उसका एक्सेप्ट हो रहा है। हर आपको मंथली बेसिस पे अगर आपको स्टेशनरी चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, या मंथली बेसिस पे आपको कोई भी एक चीज चाहिए, ए पार्टी से आपको एक कोई भी एक चीज चाहिए। अगर हम स्टेशनरी का एग्जांपल लें, अगर ए स्टेशनरी को सेल कर रहा है और बी उसको खरीद रहा है, बट उसको वो चीजें मंथली बेसिस या आपको हर 15 दिन में वो चीज चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता कि बार बार बी अपना एक ऑफर देगा या ए अपना एक ऑफर देगा और बी उसको हर बार 15 दिन में एक्सेप्ट करेगा, बार बार ऑफर चेंजेस होंगे। तो ये किसके अंदर आता है? स्टैंडिंग ऑफर्स के अंदर। उसमें क्या होता है कि हम एक टेंडर मंगवा लेते हैं, जिसमें टेंडर मंगवा लेते हैं, या एक सेट ऑफ रेट्स मंगवा लेते हैं। अगर इसी भाषा में समझे हम इसको, तो हम उस सेट ऑफ रेट्स मंगवा लेते हैं। एट द शुरू में स्टार्टिंग ऑफ द डील में हम शुरू में ही एक रेट्स मंगवा लेते हैं। उन रेट्स के हिसाब से हम डिसाइड कर लेते हैं कि फॉर द नेक्स्ट पीरियड ऑफ 1 ईयर इन रेट्स में ज्यादा वेरी नहीं होगा, और इन्हीं के बेसिस पे हमें सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे हमें 10 दिन में मिले वो, तो जो लॉन्ग टर्म के अंदर एक जो ऑफर वैलिड रहता है वो स्टैंडिंग ऑफर्स के अंदर आता है। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, अगर 1 साल के लिए कोई ऑफर वैलिड है तो वो स्टैंडिंग ऑफर्स के अंदर आएगा। वो उन पीरियड ऑफ 12 मंथ, जैसे इसमें भी एक एग्जांपल दिया, ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, यहाँ पे कोल सप्लाई की बात हो रही है। अगर हम स्टेशनरी की बात करें, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एक ऑफर बना लिया गया है, उस ऑफर के हिसाब से ही वो सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास आएंगे, उन प्रोडक्ट्स को हम खरीदेंगे। उस ऑफर में थोड़ा बहुत चेंज तो हो सकता है, हल्का मोटा, ड्यू टू अनसर्टेनिटी इन द प्राइसेस ऑफ द मार्केट की प्राइसेस की वजह से थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, पर ज्यादा चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि वी हैव मेड अ स्टैंडिंग ऑफर। तो इसका स्टैंडिंग ऑफर का मतलब होता है एक जो लॉन्ग टर्म के लिए ऑफर चलता है, एक कम से कम 1 साल के लिए ऑफर चलता है। एक्सेप्टेंस का मतलब मोटा मोटा समझ चुके हैं, व्हाट इज एक्सेप्टेंस। वही एक एग्जांपल से अगर समझे, ए ऑफर्स टू सेल हिज बुक टू बी एट ₹50, बी एग्रीज टू बाय दैट बुक एट ₹50, दिस इज एक्सेप्टेंस। जितने में हमने बेचना चाहा उतने में हमारे जो परचेजर है उतने में उसने वो खरीद लिया, दैट कम्स अंडर एक्सेप्टेंस। आपने एक चीज बेची, एक प्राइस दिया, ऑफर दिया, और सेकंड पर्सन ने उसे को खरीद लिया उसी प्राइस पे, दैट कम्स अंडर एक्सेप्टेंस। हु कैन एक्सेप्ट, हु कैन एक्सेप्ट का मतलब है वही जो हम पहले भी पढ़े, हमने एक टॉपिक में पढ़ा था कि आप किसी को अगर कॉन्ट्रैक्ट, कौन से टॉपिक में पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि व्हाट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर ए पर्सन बी को कोई चीज सेल कर रहा है, पर बी उसकी जगह बी नहीं खरीद रहा है, सी उस चीज को खरीदने आ जाता है, तो दैट ऑफर एक्सेप्टेड उसको नहीं माना जाएगा। इसमें एग्जांपल भी दिया है, A sold his business to B, but this fact was not known to an old customer C. C sent an order for goods to A by name. B supplied the goods to C. It was held that there was no contract between B and C because C never made any offer to B. तो ये एक डिफरेंट एग्जांपल से समझाया गया है। इसमें अगर आपने समझ भी लिया हो कि A ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन या अपनी कंपनी B को सेल कर दी है। अब जो A का ऑलरेडी एक कस्टमर था C, उसको नहीं पता है कि बी के पास ये कंपनी सेल हो चुकी है। वो जो अपना कॉन्ट्रैक्ट या ऑफर दे रहा है वो ए को ही दे रहा है अभी भी, बट ए ने वो अपना ऑफर बी को ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि नाउ द कंपनी इज ओन्ड बाय बी। अब वो ऑफर बी फुलफिल कर रहा है।
अगर बी ने उस ऑफर को फुलफिल करा है, क्योंकि बी और सी के बीच में कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो ये आ जाता है हु कैन एक्सेप्ट के अंदर। तो ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि बी और सी के बीच में एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी नहीं हुआ, वो ए के साथ हुआ था, और ए हैव ऑलरेडी सोल्ड दिस ऑर्गेनाइजेशन टू बी। तो हु कैन एक्सेप्ट, एक ऑर्डर वो ही एक्सेप्ट कर सकता है जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अगर ए के साथ बी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो बी को ही उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करना है, उस कॉन्ट्रैक्ट को सी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। हाउ इज द एक्सेप्टेंस मेड? तो ये वही टर्म्स दोबारा से रिपीट होंगी। एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस, एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस का मतलब वही है कि हम बेचना चाहते हैं एंड वी हैव रेडीली एक्सेप्टेड दैट ऑफर, वो एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस के अंदर आ जाता है। दैट इसमें अगर पढ़ें, द एक्सेप्टेंस में ऑल्सो बी इम्प्लाइड बाय कंडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ऑफर्स ए ऑफर्स रिवार्ड ऑफ ₹1000 टू एनीवन who traces his dog, a lost dog. B, who was aware of this offer, finds the dog and he is entitled for the reward as he accepted the offer by doing the required act. तो एक्सप्रेस ऑफर के अंदर हमने एक्सप्रेस टर्म बहुत बार पढ़ी इस यूनिट में, या इससे पिछले यूनिट में भी हमने पढ़ी। एक्सप्रेस का सिंपली मीनिंग है, ए ने बी के लिए कोई ऑफर बनाया, इसमें एक डॉग का, एक लॉस्ट डॉग का एग्जांपल दिया था, आप सिंपल कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। ए ने बी को कोई चीज सेल करनी है और बी ने उस चीज को फुलफिल कर दिया, उस चीज को पूरा कर दिया, उसने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो वह एक एक्सप्रेस ऑफर के अंदर आ जाएगा। तो ये लीगल रूल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस, कौन सी एक्सेप्टेंस वैलिड है, उसके लीगल रूल्स क्या हैं अकॉर्डिंग टू लीगैलिटीज ऑफ आवर कंट्री, कौन से लीगल रूल्स हो सकते हैं, वो सारे इसमें बताए गए हैं। जैसे कि कोई भी एक्सेप्टेंस, अगर पहला ही पॉइंट पढ़ें, एक्सेप्टेंस मतलब एक्सेप्ट करना किसी भी ऑफर को। एक्सेप्टेंस मस्ट बी ऑब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। ऑब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड का मतलब होता है, in order to convert the proposal into a promise, acceptance must be absolute and unqualified. इसका एक एग्जांपल लेके अगर हम समझे, A offers to sell his scooter to B for ₹8,000 and B agrees to buy it at ₹7,500. It is a counter offer and not an acceptance. If later B is ready to pay ₹8,000, A is not bound to sell his scooter because B counter offer has put an end to. तो सिंपल सी बात है, जो हमने शुरू में एक समरी में मैंने बताई थी आपको, कि अगर ए एक ऑफर देता है, ए ने ₹8,000 में अपना स्कूटर बेचना है, बट बी ने उसको एक काउंटर ऑफर दे दिया सामने से कि भाई आई वांट टू बाय योर स्कूटर एट 7,500। तो क्योंकि एक काउंटर ऑफर बन चुका है, ऑलरेडी मेड हो चुका है, तो जो पहला ऑफर था अब वो ऑफर खत्म हो चुका है, वो पहला ऑफर वैलिड नहीं है। अब अगर बी दोबारा से उस 8,000 में भी उस स्कूटर को खरीदने को तैयार हो जाता है, यानी कि जो कस्टमर था 7,500 की बजाय अब 8,000 में भी खरीदने को तैयार हो जाता है, तो जो ए है, जो पहले बेचना चाहता था, यानी कि अगर अपने आप को ए मानूं एंड यू आर दैट पर्सन हु वांट टू परचेज अ स्कूटर, बिकॉज आपने एक काउंटर ऑफर दे दिया था, तो जो मेरा पहला ऑफर था अब वो वैलिड नहीं है। अगर आप अब दोबारा से 8,000 में भी खरीदना चाहते हैं मुझसे वो स्कूटर, तो मेरे ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कि मैं उस स्कूटर को आपको अभी बेच दूं, क्योंकि पहले वाला ऑफर खत्म हो चुका है उस काउंटर ऑफर के बाद, तो कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होगी। इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एक ऑफर एब्सोल्यूट होना चाहिए, जैसे ही उस ऑफर में काउंटर ऑफर मेड हो जाता है तो ऑफर खत्म हो जाता है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर का मतलब होता है कि कोई भी अगर आप चीज बेच रहे हैं, आपने एक मैनर डिफाइन कर दिया है कि आप जो आप एक्सेप्टेंस बेचेंगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई चीज बेच रहा हूं और मैंने उसमें अपने जो कॉन्ट्रैक्ट है, आपने एग्रीमेंट में डिफाइन कर दिया है कि आप अगर मुझे एक्सेप्टेंस भेजेंगे वो बाय द मींस ऑफ लेटर ही भेजेंगे, या बाय द मींस ऑफ टेलीफोन ही भेजेंगे, बाय द मींस एनी, मैं कोई मींस उसमें डिफाइन कर देता हूँ कि इस मींस से ही आप अपनी एक्सेप्टेंस भेजेंगे। तो अगर आप उस मींस के हिसाब से ही अपने एक्सेप्टेंस भेजते हैं तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएगा, वैलिड एक्सेप्टेंस के अंदर आएगा। अगर आप उस चीज को नहीं मानते हैं, आप उस मैनर को नहीं मानते हैं, तो वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस के अंदर नहीं आएगा। मैंने आपसे लेटर के रूप में एक्सेप्टेंस मांगी थी, बट यू हैव मेड योर एक्सेप्टेंस ऑन द फोन, आपने फोन के ऊपर अपनी एक्सेप्टेंस दी है, तो वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। जैसे कि इसमें अगर पढ़े, सेंड योर एक्सेप्टेंस बाय ईमेल, बी सेंड्स हिज एक्सेप्टेंस बाय लेटर, उसने ईमेल से सेंड नहीं करी, उसने लेटर से सेंड कर दी। ए कैन रिफ्यूज दिस एक्सेप्टेंस, तो वो एक्सेप्टेंस को रिफ्यूज भी कर सकता है, वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड का भी सिंपल सा मीनिंग है कि आपको, अगर आपने कोई एक ऑफर दिया है और बी ने उसको एक्सेप्ट करना है, तो उसको आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। आप किसी भी मीन्स से कम्युनिकेट करें, अगर कोई मीन्स डिफाइन नहीं है, अगर ए ने कोई मीन डिफाइन नहीं कराया, तो आप उसे किसी भी मीन्स से कम्युनिकेट करें, बट दैट ऑफर, दैट एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड। अगर वो एक्सेप्टेंस नहीं कम्युनिकेट होती है,
वो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उस ऑफर को, तो ये मान लिया जाएगा दैट यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट ऑफर। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय अ पर्सन हु हैव अथॉरिटी टू एक्सेप्ट, तो एक्सेप्टेंस उसी पर्सन को कम्युनिकेट करनी है जिसके पास अथॉरिटी है, यानी कि अगर बी को, अगर हम मैं सेल करना चाहता हूँ कोई प्रोडक्ट, तो बी ही उसकी एक्सेप्टेंस भेजेगा। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर द ऑफर लैप्सेस। अगर ऑफर का मैंने एक डिफाइन कर दिया है सेट ऑफ पीरियड के आपको 10 दिन के अंदर इसको एक्सेप्ट करना है, तो आपको उन 10 दिनों के अंदर एक्सेप्ट करना है। अगर 10 दिन के अंदर आपने अपनी एक्सेप्टेंस बाय एनी मींस नहीं दी या प्रिस्क्राइब्ड मींस नहीं दी, तो ऑफर कैंसल्ड माना जाएगा। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के अंदर यही सारी चीज आएंगी जो हमने बात करी थी, कैसे कम्युनिकेट करना है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द कम्युनिकेशन इज ऑन ऑफर कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ अ पर्सन। तो कम्युनिकेशन कब कंप्लीट मानी जाएगी? आपने एक ऑफर दिया, पर ऑफर कब कंप्लीट माना जाएगा? जब सामने वाले को वो ऑफर मिल चुका है। अगर आप लेटर से भेज रहे हैं तो वो लेटर अगर मिल गया है तो वो कम्युनिकेशन मानी जाएगी कि वो कम्युनिकेट हो चुका है। अगर वो लेटर मिला ही नहीं है तो वो कम्युनिकेशन नहीं मानी जाएगी। फॉर एग्जांपल, ए फ्रॉम दिल्ली सेंड अ लेटर टू बी फ्रॉम ऑफ हैदराबाद ऑफरिंग टू सेल इज आउट एट ₹20 लाख। द लेटर इज पोस्टेड ऑन, जो लेटर है वो अप्रैल 5 को पोस्ट हुआ है एंड द लेटर रीचेस टू बी एट अप्रैल 7। द कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर इज कंप्लीट ऑन अप्रैल 7। यानी कम्युनिकेशन का मतलब है जो आपने अपनी बात रखी वो कब पूरी मानी जाएगी? जब वो सामने वाले के तक पहुंच गई। अगर आप फोन पे बात कर रहे हैं तो वो इंस्टेंटली पहुंच जाएगी कम्युनिकेशन, तो इंस्टेंटली मानी जाएगी। अगर आप लेटर से भेज रहे हो, लेटर को 2 दिन लगते हैं पहुंचने में, तो वो 2 दिन बाद कम्युनिकेशन ऑफर, वो कम्युनिकेशन 2 दिन बाद कंप्लीट मानी जाएगी। ये सिंपल सी टर्म है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस को आप अगर उल्टा कर दें उसी चीज को, ऑफर को जैसे आपने भेजा था जब वो वैलिड तब माना गया, वो जब वो कम्युनिकेशन तब पूरी मानी गई जब सामने वाले के पास वो कम्युनिकेशन पहुंच गई। एक्सेप्टेंस का भी सेम है, जो एक्सेप्टर है या ऑफरी है, अगर वो ऑफरी अपनी जो बात है, अपना जो एक्सेप्टेंस है उसको कम्युनिकेट करता है, बाय लेटर कम्युनिकेट करता है, तो वो कम्युनिकेशन तब कंप्लीट मानी जाएगी जब वो सामने वाले के पास पहुंच जाती है। जब वो ए के पास पहुंच जाएगी तो वो तब कंप्लीट मानी जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट्स ओवर टेलीफोन और मोबाइल, ये सिंपल अगर आप इसकी डेफिनेशन से भी समझें, कॉन्ट्रैक्ट बाय टेलीफोन और मोबाइल इज ट्रीटेड एट द सेम प्रिंसिपल एज द ओरल एग्रीमेंट मेड बिटवीन टू पार्टीज व्हेन द फेस टू फेस। मतलब अगर टेलीफोन और मोबाइल पे भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो उतना ही वैलिड है जितना फेस टू फेस हो रहा है, या जितना बाय द मींस ऑफ लेटर हो रहा है वो उतना ही वैलिड है अगर आप टेलीफोन या फिर अपने मोबाइल से एक ऑफर दे रहे हैं या एक्सेप्ट कर रहे हैं। रिवोकेशन ऑफ ऑफर, यानी कि किसी ऑफर को रिवोक करना। रिवोक का सिंपल मीनिंग होता है कि किसी भी, अगर मैंने एक ऑफर दिया है, उस ऑफर को अगर मैं विड्रॉ कर रहा हूं, उस ऑफर को मैंने रिवोक कर लिया है, तो वो रिवोकेशन ऑफ ऑफर के अंदर आ जाता है। रिवोकेशन ऑफ ऑफर कब होता है? अ प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। मतलब अगर मैं एक ऑफरर हूं, यानी कि मैंने एक ऑफर दिया है, आपको एक ऑफर दिया है, कोई भी चीज सेल परचेज करने का एक ऑफर दिया है, और आपने उसकी एक्सेप्टेंस अब तक नहीं दी है। अगर आपने एक्सेप्टेंस नहीं दिया तो आप मैं उस ऑफर को रिवोक कर सकता हूं जब तक आपकी एक्सेप्टेंस नहीं आई है। आपकी एक्सेप्टेंस आने के बाद मैं उस ऑफर को रिवोक नहीं कर सकता। तो ये आ जाता है रिवोकेशन ऑफ ऑफर के अंदर, उसके लॉज के अंदर। रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस उसी का ही अगर आप उल्टा कर दें तो रिवोकेशन का ऑफ एक्सेप्टेंस है कि आप अपनी एक्सेप्टेंस, जब तक आपकी एक्सेप्टेंस बाय, अगर आपने एक लेटर सेंड करना है, जब तक आपका लेटर वहां नहीं पहुंचता ए के पास, आपकी एक्सेप्टेंस नहीं पहुंचती है, तब तक आप अपना जो एक्सेप्टेंस है उसको रिवोक कर सकते हैं। यानी कि आप एक स्कूटर को खरीदना चाहते हैं, आपने अपनी एक्सेप्टेंस बाय लेटर भेजी है, आपने एक लेटर लिखा है कि दैट आई वांट टू बाय दिस स्कूटर एट दिस एट योर गिवन प्राइस, बट आपका लेटर अभी तक नहीं पहुंचा है एंड समहाउ यू हैव चेंज योर माइंड, आपका माइंड चेंज हो गया है, ये आपका लेटर अब तक जो जो सेलर है उस तक नहीं पहुंचा है, तो आप अपने जो ऑफर है, अपना एक्सेप्टेंस है, उसको रिवोक कर सकते हैं। उसे आपके ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होगी इस केस में भी। मैं बीच में थोड़ा ये बताना चाहूंगा दैट वी हैव इलेक्ट्रिसिटी इशू। अगर ये क्लास बीच में बंद हो जाती है, you can consider this class closed. We have a electricity issue. This class is going on a UPS right now. तो इसके आगे अगर हम पढ़ते हैं कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन, तो अब आपने अगर या कोई भी ऑफर है उसको रिवोक करना है या अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक करना है, तो उसको कम्युनिकेट करना है, बहुत जरूरी है। वो कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन के अंदर आ जाता है। लैप्स ऑफ एन ऑफर, लैप्स ऑफ एन ऑफर, इसके मतलब से ही आप समझ सकते हैं। लैप्स ऑफ एन ऑफर का मतलब होता है कि ऑफर किसी वजह से लैप्स हो जाता है। लैप्स का मतलब है कि अगर मैंने आपको एक ऑफर दिया, ए हैव गिवन यू ऑफर,
पर मैंने आपको एक टाइम प्रिस्क्राइब कर दिया दैट यू हैव 10 डेज टू एक्सेप्ट दिस ऑफर। अगर आप उस 10 डेज में नहीं एक्सेप्ट करते हैं उस ऑफर को, तो वो ऑफर लैप्स हो जाएगा, वो ऑफर खत्म हो जाएगा, वो दैट द ऑफर इज नो लॉन्गर एप्लीकेबल। तो लैप्स ऑफ ऑफर किस किस केस में हो सकता है? वो ऑफर लैप्स हो सकता है डेथ के केस में, ऑफर लैप्स हो सकता है, या ऑफर एक लैप्स तब हो सकता है जब प्रिस्क्राइब टाइम में आपने अपना एक एग्रीमेंट नहीं दिया, आपने अपना जो एक्सेप्टेंस है वो नहीं दिया है। या किसी केस में ऐसा हो जाता है कि मैंने आपको या किसी एक पर्सन ने आपको एक ऑफर दिया, बट दैट पर्सन इज सम हाउ ऑफर के टाइम में ही उसकी किसी वजह से डेथ हो जाती है, ही इज डेड राइट नाउ, तो वो ऑफर वहां पर लैप्स हो जाता है, वो ऑफर वैलिड नहीं रहेगा उसके बाद। उसके बाद डेथ का केस होता है जिसमें ऑफर लैप्स हो सकता है, या रीजनेबल टाइम का केस हो सकता है जिसमें ऑफर लैप्स हो सकता है, एक रीजनेबल टाइम में आपने ऑफर नहीं दिया, कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। जैसे कि अगर मैंने कोई ऑफर मेड करा, मैंने उस ऑफर में ये अपना, अगर मुझे एक स्कूटर ही सेल करना है, मैंने उस स्कूटर के बारे में आपको बहुत सारी चीजें बता दी कि ये स्कूटर, ये भी दिस स्कूटर इज कैपेबल ऑफ दिस थिंग, दिस स्कूटर इज कैपेबल ऑफ दैट थिंग, मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी, बट एट द टाइम ऑफ परचेज वो स्कूटर जो है वो कंडीशंस फुलफिल नहीं कर रहा है, तो उस केस में भी जो ऑफर होगा वो लैप्स हो जाएगा, क्योंकि आपने जो चीजें बताई थी वो गलत थी। बाय द रिजेक्शन ऑफ द ऑफर, जब जैसे कि अगर मैं हूं, अगर मैंने कोई चीज ऑफर करी, पर जैसे ही मैं उसको रिजेक्ट कर, मैं उस ऑफर को विड्रॉ कर लेता हूं, अगर आप अब तक सिर्फ मैंने ऑफर ही करा था, किसी ने उसको एक्सेप्ट नहीं करा, जैसे ही मैंने उसको विड्रॉ कर लिया उस ऑफर को, तब भी वो ऑफर लैप्स हो जाएगा, उसके ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होगी। बाय काउंटर ऑफर ऑफ द ऑफरी, काउंटर ऑफर का मतलब मैंने अभी शुरू में भी बताया था कि अगर जैसे ही एक काउंटर ऑफर मेड होता है, सामने वाला एक काउंटर ऑफर देता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो मेरा ऑफर था वो वहीं पे ही विड्रॉ हो जाता है, वो वहीं पे लैप्स हो जाता है, जो मेरा फर्स्ट ऑफर था वो वहीं पे खत्म हो जाता है। रिवोकेशन, इलीगैलिटी, इलीगैलिटी का मतलब भी वही होता है, अगर एक मैं एक ऐसा ऑफर दे रहा हूँ जो लीगल नहीं है बाय इंडियन लॉज, तो वो इलीगैलिटी है, तो भी वो ऑफर लैप्स हो जाएगा, वो ऑफर लीगल नहीं माना जाएगा। तो ये यूनिट यहाँ पे ही खत्म होती है, सेकंड यूनिट जो है हमारी इसकी। इसमें हमने सारे लॉज पढ़े, क्या लीगैलिटीज होती हैं, कैसे एक ऑफर मेड होता है, कैसे एक्सेप्टेंस होती है, कौन कौन से केस में ये जितनी भी एक्सेप्टेंस हैं वो वैलिड हैं, या कौन कौन से केस में ऑफर जो हमने मेड करा वो वैलिड है, कौन कौन से ऑफर में केसेस में ऑफर वैलिड नहीं है, लैप्स हो जाएगा। ये सारी चीजें हमने इसमें पढ़ी थी। कोई भी इशू हो तो आप इस यूनिट में या तो लास्ट में या अभी भी पूछ सकते हैं। इतना मैं थर्ड यूनिट को शुरू करता हूँ। हम थर्ड यूनिट को शुरू करते हैं, बट पावर नहीं है, तो इफ आई एम आउट ऑफ दिस क्लास समहाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट पावर फेलियर हो चुका है, यहाँ पे यूपीएस से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो हम शुरू करते हैं अभी थर्ड यूनिट, जितनी भी थर्ड यूनिट हो जाए, टिल आई हैव पावर, टिल मेरे यूपीएस में पावर है, जब तक हम देखते हैं थर्ड यूनिट कितनी कंप्लीट हो सकती है।
हेलो। हाँ जी, बताएं मैं बताएं। सर बोल रहे थे कि जो बुक्स जो है सॉफ्ट कॉपी बुक्स, वो तो सर सारे सब्जेक्ट्स के जो वो तो नहीं है उस पे जो ऐप है हम्म। उस पे, तो बाकी बुक्स का कैसे वो करे, लाइक बुक्स अरेंज नहीं, करने के लिए। ई ज्ञान कोश पे सारी बुक्स अवेलेबल है। मैं भी ई ज्ञान कोश से ही पढ़ा रहा हूँ, जो आपको ये पढ़ा रहा हूँ ना, जो आपके पास प्रेजेंट हो रही हैं बुक्स, ये सारी ई ज्ञान कोश की है, मैंने भी वहीं से डाउनलोड की है। तो आप ऐप से नहीं, एक बार अगर अपने पीसी या अपने फोन पे ई ज्ञान कोश खोलेंगे, ई ज्ञान कोश .ignore.ac.in, तो आपको ये सारी बुक्स अवेलेबल मिल जाएंगी। वहाँ पे ब्लॉक के हिसाब से मिल जाएंगी, सारी यूनिट्स उनके अंदर अवेलेबल है। ओके सर। फिर भी कोई इशू अगर आपको बुक्स फाइंड करने में आता है, तो आप आरसी चंडीगढ़ पे या अपने आरसी पे रीजनल सेंटर पे मेल कर सकते हैं, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा अगर आप लिंक फाइंड करने में इशू कोई कर रहे हैं। वैसे आपके एलएमएस पोर्टल पे अवेलेबल है सारी चीज। तो स्टूडेंट्स, हम क्लास को आज यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि एज पर मैंने पता किया है, लाइट का कोई आने का अभी संभावना यहाँ पर नहीं है, और यूपीएस इज ऑलमोस्ट डाइंग। यूपीएस खत्म ही होने वाला है। तो बीच में खत्म होने से अच्छा ये यूनिट हम कल शुरू कर देंगे एट द सेम टाइम, जब भी क्लास शुरू होगी। तो आज अगर आप चाहें तो आप लॉग आउट कर सकते हैं। कोई भी इशू आए तो आप अपने आरसीज पर या आरसी चंडीगढ़ पे मेल कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ इश्यूज, एनी काइंड ऑफ लिंक, जैसे अंकित ने बात करी, अनिकेत ने सॉरी बात की। आप सब लॉग आउट कर सकते हैं अब। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। कल का शुरू करेंगे इस क्लास को, या मोस्ट प्रॉब्ली डॉक्टर भानु शुरू करेंगे इस क्लास को, एज ही इज द रिसोर्स पर्सन।